तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आलू की खेती पर एक किसान का अनुभव। मूंग की उन्नत प्रजातियां और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। गेंदे की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, हमारे देश में हरित क्रांति के बाद हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने में जो फसल महत्वपूर्ण थी, उसमें जो प्रमुख नाम है वो है आलू। पिछले वर्ष तो आलू का बाजार भाव लगभग 50 रुपए किलो तक रहा है। इसकी खेती करके किसान भाई अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर रहे हैं। आज हम एक सफल आलू किसान ग्राम देवगली बिल्हौर जिला कानपुर नगर के श्री प्रगति कटियार से मिलवाते हैं, जो प्रतिवर्ष आलू की सफल खेती करते हैं, बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं। आइए जानते हैं खुद उन्हीं से उनकी आलू की सफल खेती का राज क्या है। हमारे यहाँ आलू की खेती होती है, ज़्यादातर आलू की खेती है। हम लोग आलू की खेती पे ही निर्भर हैं। मैं कई वर्षों से आलू की खेती कर रहा हूँ। किसान भाइयों, जो ये हमारी फसल आप देख रहे हैं, इसकी बुआई हमने 15 नवंबर को कर दी थी। मैंने अपने यहाँ पुखराज प्रजाति का आलू बोया है। समय समय पर देख रेख करने के बाद जब ये फसल 3 महीने की हो गई, तब इसकी हम खुदाई करवा रहे हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक उत्पादन की बात है, 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आलू का उत्पादन हुआ है। 1 एकड़ खेत से 1,40,000 रुपए का उत्पादन हुआ है। किसान भाइयों, जहाँ तक लागत की बात है, उपचारित बीज 14,000 रुपए का, 12,000 रुपए की रासायनिक खादें व दवा और 4,000 रुपये गोबर की खाद और 12,000 रुपये लेबर, सिंचाई और गड़ाई खुदाई जो इसमें शामिल है। इस प्रकार इसकी लागत लगभग 42,000 रुपये है और इसका शुद्ध लाभ 1 लाख के लगभग है। किसान भाइयों, इनके इस लाभ में से भूमि का किराया जो कि आलू की फसल पर 2,000 रुपया होता है, निवेशित पूंजी पर बैंक का ब्याज जो कि 3,570 रुपया होता है, तथा प्रबंधकीय व्यय के रूप में चल लागत का 10% अर्थात 4,200 रुपये को भी घटा दिया जाए तो इन्हें वास्तविक लाभ के रूप में प्रति एकड़ क्षेत्रफल से 88,230 रुपये प्राप्त हुए। किसान भाइयों, आलू की खेती के लिए सबसे पहले तो खेत तैयार करने के लिए कल्टीवेटर की जुताई ट्रैक्टर द्वारा होती है। इसको खेत तैयार किया जाता है, उससे नमी को थोड़ा मतलब ऊपर लाया जाता है। फिर इसके बाद इसमें 2-3 जुताइयाँ करके मिट्टी को दाबा, पाटा लगाया, इस तरह से खेत को तैयार किया। भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग हमने मिट्टी परीक्षण करा के उसी के अनुरूप उपयोग किया।
जहाँ किसान भाइयों, जहाँ तक उर्वरक खाद प्रयोग करने की बात है, 1 एकड़ में 4 बोरी NPK और 4 ट्राली गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय प्रयोग किया। जहाँ तक बीज की मात्रा की बात है, 1 एकड़ खेत में लगभग 14 कुंटल बीज बोया। इसके बाद बीज लाए तो बीज को उपचारित किया। फिर इसके बाद आलू की गड़ाई मशीन द्वारा, बोने के बाद पानी देने के लिए नालियां तैयार करनी है, खरपतवार मारने की दवा डाली। इसके बाद समय समय पर पानी लगता है और उर्वरक का छिड़काव होता है। 1 एकड़ खेत में पानी लगाने के बाद उर्वरक का छिड़काव एक एकड़ में 4 बोरी यूरिया का छिड़काव किया और समय समय पर देख रेख करते रहे। रोग के बचाव के लिए समय समय पर रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया, जिससे झुलसा और कीटों से बचाव हो सके। इस प्रकार आलू की खेती अन्य फसलों की अपेक्षा लाभकारी है। दलहनी फसलों के अंतर्गत मूंग का महत्वपूर्ण स्थान है और जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई की उपलब्धता है वो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर सकते हैं। अतः किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि इनकी बुवाई करते समय वैज्ञानिक पहलुओं जैसे किस्मों का चुनाव, बीज की मात्रा, खाद व उर्वरक प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं। तो किसान भाइयों, आप कैसे अपनाएं इन प्रबंधन कार्यों को, इसके लिए मिलवाते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। आज किसानों को जायद, मूंग और उर्द की खेती कैसे करें तथा अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर जानकारी देना चाहेंगे। किसान भाइयों, बुंदेलखंड में दलहन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिनके पास संसाधन है, सिंचाई की सुविधा है, वह जायद ऋतु में मूंग और उर्द की खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जायद में 60 से 70 दिन में पकने वाली फसल है, जिसमें कम लागत के द्वारा अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूंग की खेती के लिए सर्वप्रथम रबी की फसल की कटाई के उपरांत एक गहरी जुताई करने के पश्चात 2 या 3 हल्की जुताई कर लें। तत्पश्चात उसमें पानी लगा दें। पानी लगाने के उपरांत अच्छी नमी में एक जुताई करने के बाद उन्नतशील प्रजातियों की बुवाई करें। किसान भाइयों, बुंदेलखंड के लिए मूंग की जो संस्कृत प्रजातियां हैं, उनमें जायद के लिए PDM 139, PDM 54, नरेंद्र मूंग 1, HUM 2 और HUM 16 प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का चयन करके हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, बुवाई के पहले बीज को उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम बीज को 2 ग्राम बीटावेक्स पावर या 2 ग्राम बेबेस्टीन से प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित कर लें। साथ ही साथ मूंग के राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना भी आवश्यक है, जिससे कि मूंग और उर्द में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होगी तथा पौधों का विकास अच्छा होगा। इसके लिए राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। खाद एवं उर्वरकों की यदि बात करें, सामान्यतः उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के अनुसार किया जाना चाहिए। 10 से 15 किलो नाइट्रोजन एवं 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। यदि सुपर फास्फेट उपलब्ध न हो तो 1 क्विंटल DAP तथा 2 क्विंटल जिप्सम का प्रयोग बुआई के साथ किया जाए। बुआई की विधि की यदि बात करें तो मूंग की बुआई देशी हल के पीछे कूड़ों में 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इनकी बुआई सीड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, जायद में खरपतवार की समस्या कम होती है, लेकिन
यदि ऐसी संभावना हो कि खरपतवार खेत में ज्यादा उगेंगे, ऐसी स्थिति में बुवाई के तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, जायद की फसल होने के कारण मूंग में सिंचाई की व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए प्रथम सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि पहली सिंचाई 18 दिन के पहले ना करें, 18 दिन के पश्चात ही पहली सिंचाई करें। तत्पश्चात उसके 10 से 15 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। 3 सिंचाइयां पूरी फसल के लिए पर्याप्त होती हैं। खड़ी फसल में यदि खरपतवार अधिक दिखते हैं, ऐसी स्थिति में एक निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो कम पानी में अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आने दो, आने दो। कुछ गड़बड़ है। इस साल इतना ज्यादा वजन। भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजेन जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में फूलों की खेती के अंतर्गत गेंदा की रुपाई की जाती है और उनकी फसल अभी बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। और इस फसल से जुड़े फूलों की अधिक उपज तभी संभव है जब आप गेंदा की फसल में रुपाई के बाद किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को अमल में लाएं। अतः किसान भाइयों, गेंदा की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं इस विषय प्रस्तुति के माध्यम से। हमारे जिन किसान भाइयों ने गेंदा फूल की रुपाई की होगी, उनकी फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में गेंदे की फसल में सिंचाई करते रहने के कारण विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल से उर्वरकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो किसान भाइयों, आप समय समय पर खुरपी के माध्यम से इन खरपतवारों की निराई गुड़ाई करते रहें। इसके लिए प्रथम गुड़ाई पौध रुपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन की अवस्था पर की जाती है। यदि फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है तो कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होता है और अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। अब आइए बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। गेंदा की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 120 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा का उपयोग पौध रुपाई के समय आधार खाद के रूप में किसान भाइयों ने किया होगा। अब बची हुई नत्रजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम मात्रा का उपयोग पौध रुपाई के 20 से 25 दिन बाद उपरवेशन के रूप में उपयोग करना चाहिए। और हमारे जिन किसान भाइयों की फसल 45 दिन की हो गई हो तो वह नत्रजन की दूसरी मात्रा का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, गेंदा की फसल को अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी गर्मी की फसल होने के कारण फसल की आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी देने से फसल को क्षति हो सकती है, अतः जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधों में अधिक शाखाएं तथा फूल बने, इसके लिए वानस्पतिक अवस्था में पौधे के ऊपरी भाग को हाथ के माध्यम से तोड़ते रहना चाहिए, जिससे पौधे की अनावश्यक बढ़वार रुक जाती है और अधिक शाखाएं निकलती हैं, जिससे फसल से अधिक एवं गुणवत्ता
गुणवत्तायुक्त पुष्पों की प्राप्ति होती है। अब यदि गेंदे की फसल में होने वाले कीटों के प्रकोप की बात करें तो रेड स्पाइडर, जिसे लाल मकड़ी के नाम से जाना जाता है, यह कीट पौधों की पत्तियों से रस चूसता रहता है, जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और फसल कमजोर हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 0.2% के घोल का छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इस फसल में कुछ इल्लियों का प्रकोप भी होता है, जो पौधे की कोमल पत्तियों एवं टहनियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तब आप क्विनोल फॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गेंदा की फसल में आने वाला प्रमुख रोग है चूर्णिल फफूंदी रोग। इस रोग के प्रकोप से पौधे की पत्तियों टहनियों पर सफेद सफेद चूर्ण दिखाई देने लगता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फसल कमजोर हो जाती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी गेंदे की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपने गेंदे की फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। आज के समय में एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन एक अच्छे व्यवसाय का रूप ले चुका है। इससे बेरोजगार जुड़कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। परंतु एक्वेरियम में कौन कौन सी रंगीन मछलियों को रखें, वह इन्हें कहां से खरीदें तथा इनकी देखरेख एवं प्रबंधन कैसे करें, इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ। मछली पालन के क्षेत्र में रंगीन मछलियों की जहां तक बात आती है, इसको हम घरेलू स्तर पे भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी मछलियां हैं जो कि हमें काफी सस्ती भी होती है और काफी इजीली अवेलेबल भी होता है, लेकिन उसको हम व्यावसायिक रूप नहीं जानते हैं और नहीं देते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होता है और न उसका कोई कीमत मिल पाती है हमारे किसान भाइयों को। लेकिन इन रंगीन मछलियों का आजकल प्रचलन बढ़ रहा है और इस शहरों में खास करके ज्यादा देखा जा रहा है और घरेलू व्यवसाय के रूप में काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इन रंगीन मछलियों में कई एक मछलियां आती है, जैसे मोली, गोल्ड फिशेज, कार्प, इस तरह का जो है मछली हमें काम में आता है, जिसको कि हम एंजल फिश, इन सब मछलियों को देखा जा सकता है, जो किया जा सकता है। इनके जो तरीके हैं, जो इनको उपयोग मुख्य रूप से घरों में यूज किया जाता है, इसका मकसद ये होता है, इसको एक तो देखने में खूबसूरत होता है, घरों का इंटीरियर डेकोरेशन में काफी अच्छा होता है। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ वैसे लोगों के लिए जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी बहुत सुकून होता है इसको देखने से। इनका जो लाइव मूवमेंट होता है, जो बीपी के भी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही कारगर होता है, उन्हें बहुत सुकून देता है। इसके साथ साथ घर में एक जो पुरानी हमारी परंपरा रही है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कि मछलियों को देखने से शुभ होता है दिन, तो वो भी हमारी परंपरागत के तहत हमें एक अच्छा माना जाता है मछलियों को रखना घरों में। तो इन मछलियों को रखने में एक्वेरियम सबसे पहले महत्व आता है एक्वेरियम का बनना। एक्वेरियम हम शीशा का बनाते हैं, एक्वेरियम के साइज के अनुसार शीशा का हम मोटाई रखते हैं और उसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे एडेसिव आ गए हैं, जिसको सिलिकॉन ग्लेज को प्रयोग करके हम उन शीशों को चिपकाते हैं आपस में और उसको एक तालाब का शेप दे करके मछलियों का उसमें पालन करते हैं, मछलियों को रखते हैं। और रखने के बाद उसका फीड बना बनाया फीड आता है, जिसको हम प्रतिदिन उसको देते हैं। इसमें इसका भी ध्यान ये रखना होता है कि हम इसका पीएच जरूर मेंटेन रखें और किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। इसके लिए हम, क्योंकि पानी एक एक्वेरियम में रोज बदलना बड़ा मुश्किल होता है और उसको ऑक्सीजन मेंटेन भी करना जरूरी होता है, दवाइयाँ देते रहते हैं। इसके साथ साथ जो एक्वेरियम के केस में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसकी पानी की सफाई, ब्रीडिंग कराना भी बहुत ही आसान और उपयोगी होता है, क्योंकि घरों में ही इसका ब्रीड, इसके लिए कोई खास हैचरी
बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा सा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है और इसको सीख करके घरों में ही इसका हैचिंग कराई जा सकती है और इनको बहुत ही अच्छे दामों पर इसकी बिक्री की जा सकती है। अभी देखा जा रहा है, अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यहाँ पे रंगीन मछलियों का हैचिंग कराने की बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो फिश आती है या तो बंगाल से आती है या फिर साउथ से आती है, हमारे यहाँ इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से हमारे जो नवयुवक हैं इसको एक व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। इसके साथ साथ मछली का हैचिंग करा करके बेचना ही नहीं, इसके जो और एसेसरीज हैं जैसे एक्वेरियम का, अच्छे एक्वेरियम का बनाना, इससे रिलेटेड फूल पत्ती आर्टिफिशियल उसका निर्माण करना, और इन चीजों का भी सेल होता है। और आज की तारीख में एक अच्छे इनोवेटिव और एक अच्छे डेकोरेटिव इंटीरियर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पलराब बांदा के जीतन चौरसिया ने। आपने पान की रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए है कि इस समय पान का जो कंजर्वेटरी होती है, जिसको हमारे किसान भाई बरेजा कहते हैं, भीट कहते हैं, उसके निर्माण का सबसे अच्छा समय चल रहा है और पूरे प्रदेश में पान के जो भीट हैं, जो बरेजे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः जो सामग्री लगती है वो बांस लगती है। बांस का मेन इसमें मुख्य व्यय होता है बांस के ऊपर। तो बांस अच्छे किस्म के लेना चाहिए और उस पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो घुने हुए ना हो, क्योंकि इन बांसों को 3 साल तक आपके पान के खेत में रहना है कम से कम। आप उसका लेआउट करने के बाद कलई से उसकी सीधे आप लाइन कर लें, लाइन खींच लें, पंक्तियां बना लें। और बनाने के बाद आपको बता दूं कि मुख्यतः पंक्ति से पंक्ति की दूरी किसान भाई हमारे 65 से 70 बांस से बांस की दूरी 1 मीटर रखते हैं। कभी कभी बांस की कमी होती है तो उस दूरी को बढ़ा भी लेते हैं। तो अच्छी तरह से आप जब उसका कलई से पंक्तियां बना लेते हैं तो उसमें आपको बांस लगाने की बारी आती है। तो बांस लगाने में आवश्यक है कि एक अच्छी तरह से पहले उसमें एक विशेष प्रकार का नोकदार यंत्र आता है, जिसको हमारे किसान भाई अपनी स्थानीय भाषा में उघन्नी कहते हैं। जबकि वो छेद करने वाला एक रॉड होता है, उससे उसमें जमीन पे आपके खेत में निर्धारित जो दूरी होती है बांसों की, उस दूरी पे उससे होल किए जाते हैं, छिद्र किए जाते हैं। इसके बाद उस बांस को उसके अंदर रखकर अच्छी तरह से मिट्टी से दबा दिया जाता है। ये अगर बांस को हिलाया जाए तो बांस गिर नहीं सकते। इसके बाद फिर इन बांसों को बांधने की बात आती है और ऊपर का इसका जाल बनाना पड़ता है। जाल भी मुख्यतः बांस की कमटियों से बनता है, बांस को फाड़ कर बनता है। और इसके बाद फिर बात आती है, कहीं कहीं प्रायः किसान उसकी जो छवाई कर रहे हैं घास से मचान बना लेते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि घास का प्रयोग बंद करने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक है कि आप एग्रोशेड नेट, एक एग्रोशेड नेट की जाली आती है, 75% का प्रयोग करें। 75% का मानक का मतलब ये है कि इसमें 75% छाया रहती है आपके बरेजे में और 25% धूप आती है। इस जो हमारे पान को जिस तरह का वातावरण चाहिए वो 75% एग्रोशेड नेट जाली यानी प्लास्टिक की जो जाली आती है उससे उसको मिलता है। तो जो छत है उसको हम उस एग्रोशेड नेट की जाली से ढक देते हैं और चारों तरफ से दीवारें उसकी उसी से बंद कर देते हैं। या आप समझ लें कि जहां आपको पान की खेती करना है वो बन गया। अब बात आती है कि आपको बुआई करना है। उसमें बुआई करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पान बेल आपकी अगर स्वयं की है तो निरोग है कि नहीं है। ऐसा कोई पान बरेजे से आप पान बेल न क्रय करें जहां पहले से कोई रोग लगे हों। आपको सलाह दी जाती है कि आप उसका उपचार अवश्य करें। और उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। उस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को का पैकेट 6 ग्राम का आता है। 6 ग्राम दवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 लीटर पानी में आप अच्छी तरह से घोल लें और इसकी जो पान कटिंग होती है जिसको आप ढोली कहते हैं,
एक ढोली अगर कटिंग ले रहे हैं आप, इसका मतलब है कि एक ढोली में 200 कटिंग है, नंबर ऑफ कटिंग्स 200 हैं उसमें। इसकी पूरी आप गड्डी बनाकर स्टेप्रोसाइक्लिन के बने हुए घोल में आपको 10 से 15 मिनट तक रखना है। उपचारित करने के बाद उसको बाहर निकाल लें और उसको गड्ढे में, उसको किसी बांस की डलियों में कपड़ा बिछाकर रखते चलें और इसके बाद आपको पान बेल आपकी बुआई के लिए तैयार होती है। एक बात और बताना चाहूँगा, बुआई में से कम से कम 2 दिन पूर्व जब आपकी अंतिम जुताई हो जाती है, बरेजा आपका इस स्थिति में आ जाता है, तो आपको करना ये होगा कि जो आपकी पंक्तियां हैं उसमें आपको बरेजे का भूमि शोधन करने की आवश्यकता है। भूमि शोधन के लिए बोर्डो मिश्रण आप तैयार करेंगे। पाव भर आप 0.25% का बोर्डो मिश्रण की आवश्यकता हो तो वो 20 लीटर हो जाता है। आपका 80 लीटर पानी आपके पास सुरक्षित रखा। इस 20 लीटर दवा को उस 80 लीटर पानी में डालकर आपको हजारों में भर के इसकी धार करना होगी, इसकी ड्रेंचिंग करना होगी। बुआई के 2 दिन पहले आपने बोर्डो मिश्रण की धार कर ली बताए अनुसार। इसके 1 दिन पश्चात आप पानी से धार करेंगे। सिर्फ आपको सादा पानी लेना हजारों में और जहां आपने अपनी पंक्ति में बोर्डो मिश्रण से भूमि का उपचार किया था उससे आप अपना पानी से धार कर दें तो नमी उसमें अच्छी पर्याप्त बन जाती है और उसके 1 दिन बाद आप पान बेल उपचारित करके उसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई मुख्यतः 10 से 15 सेंटीमीटर पे दूरी पे करते हैं, कहीं कहीं दूरी बढ़ा भी सकते हैं, ये निर्भर करेगा पान बेल के ऊपर। और अच्छी तरह से जब आप कटिंग बोते हैं तो उसकी ठोकाई अच्छी तरह से होना चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात आप देखते हैं कि 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है, बेल बढ़ने लगती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4254-085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रबी दलहनी फसलों की कटाई, मड़ाई और भंडारण पर जानकारी। प्याज की फसल में समसामयिक प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।